देखो अभी तक हम सिविक्स में चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है जुडिशरी, इसको हम देखेंगे। तो जुडिशरी के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी चीज़ें आपको इस चैप्टर से पता लगेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी हैव ए सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। यूनिफाइड और सिंगल जुडिशरी का मतलब क्या है? अपने यहाँ पे एक सिंगल सिस्टम है जुडिशरी का, मतलब सबसे ऊपर एक कोर्ट, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर सबसे नीचे, इस तरह से। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ऑल द कोर्ट इंटरप्रेट एंड एनफोर्स द स्टेट लॉज एज वेल एज द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। सभी कोर्ट में एक ही तरह का लॉ चलता है। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ है तो उसको पर्टिकुलर हाई कोर्ट फॉलो करवाएगी, और अगर यूनियन लिस्ट से कोई रिलेटेड कोई लॉ है, जैसे पार्लियामेंट ने कोई पास किया है कोई लॉ, तो वो हर स्टेट की जो हाई कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, वो सारी उसको एक तरह से अप्लाई करेगी। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स आर ऑल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट judicial body in India. The Constitution says that the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पहले ही ये बात बोली गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कोई पास किया है तो उसको हर तरह हर जगह पे उसको माना जाएगा, पूरे इंडिया में, चाहे कहीं पे भी कोई सी भी हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई जजमेंट दे रही हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने जजमेंट होते हैं ना, उसको आधार बनाते हुए नए जजमेंट जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद उसको आधार बनाते हुए नए जजमेंट देती है। देखो सर चैप्टर अगर में ना अपन को ऐसे लगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सही नहीं है तो भी मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है बेटा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपको पसंद नहीं आया, आप वापस से रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो, और रिव्यू पिटीशन अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके ऊपर फिर से बहस होगी, और अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो फिर आपको वो मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। देखो चैप्टर में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले देखो जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करवाने का काम होता है कोर्ट्स का। ठीक है। अगर किसी तरह का कोई मतलब इंटरप्शन हो रहा है, मतलब कि रूल्स को अप्लाई करवाने में कोई कमी आ रही है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको पढ़ने में, मतलब कि समझने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जुडिशरी में जा सकते हैं और उसके हिसाब से वो जजमेंट जो है वो अपना देते हैं। तो जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका, मतलब जहाँ पे आपको अपने जो राइट्स हैं आप उनको मनवा सकते हो। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट ने या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई रूल बना दिया, और वो रूल ऐसे है कि मान के चलो कि जैसे कि ऐसे लग रहा है कि हाँ ये रूल में कुछ कमियां हैं, तो जुडिशरी जो है इसको देखती है, मतलब इसको क्रॉस चेक करती है, और उस क्रॉस चेक करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू। ओके। कि ये रूल जो है वो सही से बना है कि नहीं बना, इसको चेक करने का काम जुडिशरी अगर करती है तो इसको बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि जुडिशरी और जो मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों के अलग अलग जो फंक्शंस हैं इनको पहले से डिसाइड कर दिया, पहले से लिख दिया कि कौन क्या काम करेगा। इस वजह से क्या है कि इनके पावर्स अलग अलग हैं, तो इनमें कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होता, और इसी को क्या बोलेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि उनके पहले से जो उनके जो एरियाज हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो पहले से डिसाइडेड है, इसलिए कन्फ्लिक्ट वहाँ पे नहीं होता। इसके बाद में देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई मतभेद है और उसको फिर सॉल्व कर लिया गया तो फिर बाद में उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके। मतलब कि कोई मैटर है और उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, मतलब कि उसमें जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हैं, एक बोल रहा है कि इसने मेरे को हार्म पहुंचाया, दूसरा बोल रहा है कि इसने मेरे को हार्म पहुंचाया, और उसके ऊपर अगर जजमेंट आ जाता है कि हाँ आपको इस तरह से ये काम करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब डिस्प्यूट था और उसको रिजोल्व कर दिया गया। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि न्यायपालिका अपने आप में आज़ाद है चीज़ों को करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होती है
वो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर या फिर कोई इंटरफेयर जो है वो नहीं करेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखो, जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं जिसको सेशन कोर्ट या फिर बाद में ऐसे ही मतलब कि लोकल कोर्ट्स या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होती हैं उनको बोलते हैं क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये हमेशा हाई कोर्ट और एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, गाइडेंस में काम करते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर देखो किसी को 10 साल के लिए अगर जेल में रख दिया और फिर बाद में उसके ऊपर जजमेंट आता है कि इसने कोई जो अपराध किया था जिसके लिए इसको जेल में डाला गया था और वो तो इसने किया ही नहीं, तो 10 साल तो उसने जेल में निकाल दिए, उसका कौन भरेगा अब? तो इसका मतलब कि अगर जस्टिस समय पे नहीं मिलता है तो फिर बाद में वो अनजस्टिस ही बोला जाता है। ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि अगर जजमेंट सही टाइम पे नहीं आए तो उसका जो बेनिफिट है वो पर्टिकुलर विक्टिम को नहीं मिलता है, और इसी वजह से जो जस्टिस जो है वो अनजस्टिस में बदल जाता है। एक्विट का मतलब होता है कि जैसे कोई दोषी था, नहीं, जैसे किसी के ऊपर मान के चलो कोई मर्डर का चार्ज है कि इसने इस पर्टिकुलर इंसान का मर्डर किया है। अब इन्वेस्टिगेशन होती है, सारी चीज़ें होती है, अल्टीमेटली जब डिसीजन आता है तो ये बोला जाता है कि हाँ, ये पता लगता है कि हाँ इसने कोई किसी तरह का कोई मर्डर नहीं किया, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। मूवी में आपने सुना होगा ऐसे। तो वो जो ऐसे जब किसी को रिहा करते हैं, मतलब कि बिल्कुल निर्दोष पाके कि इसने कोई दोष नहीं किया, किसी प्रकार का कोई दोषी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? एक्विट। ठीक है, मतलब नॉट गिल्टी, ए पर्सन इज नॉट गिल्टी, उसको जब रिहा किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्विट। टू अपील, टू अपील का मतलब होता है कि अगर आपने कोई केस किया हुआ है और केस का जजमेंट आ गया, जजमेंट से आप खुश नहीं हो, तो उससे हायर कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हो, उसको बोलेंगे क्या? टू अपील। हाँ, उससे ऊपर वाली कोर्ट में आप पिटिशन फाइल करते हो, उसी को बोलेंगे अपील करना। कंपेशन, कंपेशन का मतलब होता है कि अगर कोई किसी तरह से, जैसे मान के चलो कि आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे जाते जाते आपको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, अब टक्कर मार दी और आपके पैर में लग गई, पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, अब आपने केस कर दिया उस पर्टिकुलर गाड़ी वाले पे कि इसने मेरा ये जो पैर है इसको तोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? वो पैर को वापस से जोड़ नहीं सकता, वो तो डॉक्टर ही जोड़ेगा, समय लगेगा उसमें। लेकिन वो क्या कर सकता है? डॉक्टर का खर्चा वो आपको दे सकता है, मतलब कि उसके बदले में आपको पैसे दे सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपनसेशन, मतलब कि किसी हानि के लिए। बार्टर सिस्टम नहीं बेटा, कंपनसेशन मतलब कि आपका कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो मनी के फॉर्म में करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपनसेशन। नेक्स्ट है एविक्शन। एविक्शन का मतलब होता है कि किसी को, जैसे मान के चलो कि कोई अवैध रूप से किसी घर में रह रहा है, मतलब कि बिना परमिशन के किसी, मतलब जबरदस्ती किसी घर में रह रहा है, मतलब कोई ये नहीं होते एनक्रोचमेंट होते हैं, जैसे कई दुकान वाले होते हैं ना, वो सड़क पे एनक्रोचमेंट करके वहाँ पे अपनी दुकान बना ली है, उनका कोई वहाँ पे कोई खरीदा नहीं है उन्होंने वो ज़मीन, ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसी जगह से जब आप उनको मतलब कि बाहर निकालते हैं, ऐसी जगह से जहाँ पे उनका कोई राइट नहीं है रहने का, उसको क्या बोलेंगे? एविक्शन। ठीक है, मतलब किसी लैंड या होम से किसी को बाहर निकालना, उसको क्या बोलेंगे? एविक्शन। वायलेशन, वायलेशन तो आपको सबको पता है कि जब कभी कोई रूल को कोई तोड़ता है, मतलब कि उसने उस रूल का वायलेशन किया है, मतलब कि उसको रूल को ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे वायलेशन। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के कोर्ट होते हैं जिसमें जो नागरिक हैं, पीपुल्स, वो अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। तो ये पूरा जो एक तरह से मैकेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बता दिया, वायलेशन मैंने आपको बता दिया, सेपरेशन ऑफ पावर मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने बता दिया, टू अपील, एक्विट। सिविल लॉ देखो, सिविल लॉ का मतलब होता है कि ऐसे लॉ जो कि किससे डील करते हैं, ऐसे क्राइम जो कि मनी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, मैरिज डिस्प्यूट हो, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे
उनको जो कोर्ट सुनेगी उसको क्या बोलेंगे, सिविल कोर्ट, और वहां पे जो लॉ काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट्स में या फिर सेशन कोर्ट जिसको बोलते हैं उसमें एक्चुअल में वो हियरिंग होती है। जैसे कोई थेफ्ट से रिलेटेड है, रॉबरी है, चीटिंग है या फिर मर्डर है, तो ये कुछ केसेज होते हैं, इनको जो कोर्ट सुनती है उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट, और इसमें जो लॉ काम करते हैं उसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। पीआईएल देखो, पीआईएल एक्चुअल में इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंटरनेट ये गलत है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे कर लेना सर यहाँ तो इंटरेस्ट, इंटरनेट लिखा है। ये गलत है तो बता रहा हूँ ना मैं, पब्लिक इंटरेस्ट हम्म, लिटिगेशन होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जुडिशरी जो है, अगर किसी कोई ऐसा मैटर है, वो मैटर पे किसी ने कोई केस भी नहीं किया है, तो जुडिशरी अपने आप से उस चीज़ को सुन सकती है, मतलब अपने आप से उसके ऊपर डिसीजन दे सकती है अगर उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो गई। जैसे आपने अभी नाम सुना होगा, गुजरात में अभी एक ब्रिज था, वो कोलैप्स हो गया, मोरबी ब्रिज, नाम सुना होगा आपने, न्यूज़ यस देखते हो सर, क्या? यस सर, नो सर, हाँ, तो वहां पे यस किसी सर। ने केस नहीं किया, जुडिशरी में किसी ने केस नहीं किया, जुडिशरी ने जो जज थे ना, उन्होंने न्यूज़ देख के खुद से ही वो ऑटोमेटिकली केस रजिस्टर कर लिया और उसके तो ऊपर सर वो सुनवाई किसी स्टार्ट की कर दी है। पर्सनल थोड़ी ना थी सर, वो तो गवर्नमेंट की थी ना, इसलिए किसी ने नहीं किया। हाँ, तो कई बार ऐसे होता है ना कि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो है एक्चुअल में जुडिशरी जो है वो सुन सकती है। आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप किसी और लोगों के लिए उस तरह का कोई आप जो वायलेशन वो मीन्स लिटिगेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पीआईएल। ओके, नॉर्मल आई तो नॉर्मल आई होती है। चलो यहां तक समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं नीड एंड यस सर। इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि क्या आवश्यकता है कि जुडिशरी का होना ये जरूरी है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी एंड व्हाई देयर इज द नीड ऑफ कोर्ट्स। द कोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों क्यों जरूरी है, देखो, दे डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन टू एंड मोर स्टेट्स। तो हर किसी तरह का कोई झगड़ा होगा, चाहे दो लोगों के बीच में है, लोगों के या गवर्नमेंट के बीच में है, या फिर दो स्टेट के बीच में है, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में, किसी तरह का कोई भी झगड़ा होगा, कोर्ट उसके लिए होनी चाहिए, जज उसके लिए होने चाहिए जजमेंट के लिए, ऐसे तो कोई मानेगा ही नहीं किसी की। दे कीप ए चेक ऑन द unbribed power of the legislatures and executives. They can declare certain laws and ultra wires and unconstitutional. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब अगर कोई ऐसे कोई रूल बनाते हैं पार्लियामेंट या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो उसको वो एक्टिव वो जो जज जो सुप्रीम जो अलग अलग तरह के जो कोर्ट्स होते हैं वो उसको चेक कर सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। दे अपहोल्ड लो, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। कैसे, अगर कोई लॉ बना है और वो अगर फेवर में है सिटीजन्स के तो उसको अपहोल्ड करेंगे, और या फिर अगर वो फेवर में नहीं है तो उसको वो रिपील करवा देंगे। दे एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई है वो बातें सही है, ये चीज़ मनवाने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स का। दे एडवाइज द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन मैटर्स ऑफ लॉ। कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है ना सजेशन चाहिए होता है कि आप हाँ हम ये कर ले कि नहीं करें, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में ऐसी पावर्स होती है जिससे कि वो इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं ना उनको बुला के पूछते हैं कि हाँ भाई हमको इसके ऊपर अपनी सजेशन बताओ कि हम ये काम करें कि नहीं करें, या करें तो कैसे करें। तो आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तब ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। ये हर बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से कोर्ट्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में किस तरह की कोर्ट्स होते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था पहले ही कि सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट्स और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है अपने को देखने यहाँ को पे मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है सर, तो वो तहसील कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसी में आ गया। सुनो, ये हाई कोर्ट तक तो पता है ना,
अब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो ना अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें देखो सेशन कोर्ट होते हैं जो क्रिमिनल एक एक तरह से जो लॉज को फॉलो करवाते हैं। एक होते हैं सिविल कोर्ट, एक होता है ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट तो ये सेशन कोर्ट को ही बोलते हैं बेटा। और तहसील लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट और सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये दो कोर्ट हो गए। इसके बाद में भी जो तहसील लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको तहसील लेवल कोर्ट्स बोलते हैं। यस सर। इसके अलावा भी जो है ना पंचायत लेवल पे भी कई कोर्ट्स होते हैं, तो उनको एक्चुअल में उनको बोलते हैं न्याय पंचायत, ऐसे भी इनको बोला जाता है। तो अलग अलग तरह के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो वो बहुत सारे हैं। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत सारी चीजें आती है। नेक्स्ट देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कैसे ये काम करती है, किस किस से ये मिलकर बनी होती है, उसको देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कैसे इसमें जो जज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उसको देखो। एक एक्ट आया था, उस एक्ट था 2008 में आया था ये एक्ट। उसके तहत क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है ना, उनकी जो मैक्सिमम जो जजों की संख्या है उसको बना दिया 30+1। 30+1 क्यों बोल रहा हूँ? 30 उसमें जज होंगे और एक कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जिसको बोलते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो संख्या है अभी यही है 30+1। ओके, तो इतने जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हैं। ये संख्या जो है ना बढ़ती जाती है। पहले ये 15 थी, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ी, जैसे बढ़ते बढ़ते ये 31 तक पे पहुंच गए। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेटा जितने इंडिया, हाँ सर चीफ जस्टिस इंडिया का मतलब वो जो पर्सन रहता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा कोई जज होता है तो वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CSI। CSI नहीं होता, CJI। अभी कौन है? अभी बने ना 50 नंबर के CJI बने हैं। 50 नंबर के CJI जो बने उनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। यस सर। आया समझ में? तो ये 50 नंबर के चीफ CJI बने हैं अभी। और इसमें देखते हैं एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। और कंसल्ट किससे की जाती है कि किसको अपॉइंट किया जाएगा? तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप मोस्ट जो 5 जज होते हैं, जो सबसे ऊपर के जो 5 जज होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है कुछ नामों को और वो नाम जाते हैं प्रेसिडेंट के पास और उनमें से फिर बाद में जज को अपॉइंट किया जाता है। ये जज जो है एक्चुअल में ये जो 5 जजों की जो कमेटी होती है, यही हाई कोर्ट्स में जजों को नॉमिनेट करती हैं और अल्टीमेटली हाई कोर्ट्स में भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया जाता है। पर नाम कौन भेजेगा? नाम भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप मोस्ट जो 5 जजेज होते हैं ना, वो। ओके, तो CJI इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये सबसे एक्चुअल में सबसे बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और इनका इस कमेटी में होना एसेंशियल है। ओके, और ये कैसे बनते हैं? चंद्रचूड़ का नहीं बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस पे कोई भी हो, फिलहाल DY चंद्रचूड़ है। अच्छा, अब ये CJI कैसे बनते हैं? जज तो ऐसे बन गए, चीफ जस्टिस कैसे बनते हैं? चीफ जस्टिस बनते हैं एज के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा एज का होता है अपॉइंटमेंट में, उसको बना देते हैं क्या? चीफ जस्टिस। अच्छा सर, ताकि सर वो जल्दी से मतलब उसकी आयु कब हो और कोई नहीं आ जाए। नहीं, ये ऐसे शुरू से चलता है, तो उसको ऐसे ही अपॉइंट किया जाता है। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ जज, मतलब किस आदमी को जज बनाएंगे उसको देखो। एक जज या फिर चीफ जस्टिस बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, दोनों का अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज और चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो उसको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, और दूसरा कि उसको जो है किसी ना किसी हाई कोर्ट में कम से कम जो है 5 साल का एक्चुअल में जज होना ज़रूरी है। मतलब उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाई कोर्ट में 5 ईयर्स तक एज ए जज जो है वो काम किया हो, ठीक है, उसको बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जज या फिर CJI। या फिर उसको कम से कम किसी ना किसी हाई कोर्ट में 10 ईयर्स का उसने एक्चुअल में एडवोकेट वो रहा हो, मतलब वहाँ पे उसने वकालत की हो, ठीक है। या तो 5 साल तक जज रहा हो या फिर वो 10 साल तक वहाँ पे उसने एडवोकेट का काम किया हो, या फिर वो अपने आप में एक ऐसा
कोई एक साल के बहुत सारे होते होंगे, मतलब एक ही एज के बहुत सारे होते होंगे, तो जरूरी थोड़ा ना उसे कोई चूज कैसे करते? फिर आप तो बोले कि जो सबसे ज्यादा एज का हो, तो सर उनके उससे इक्वल भी 30 तो कोई में। एज वाले होते होंगे। अरे बेटा 30 में, 30 जजेज में जो सबसे ज़्यादा एज का मतलब ऐसा होता है कि हाँ, जिन जो सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं उनको बनाते हैं। तो 30 में से सबसे सीनियर वो सीजीआई बन जाएगा। 30 कहाँ से आ गए सर? 30 सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 30+1। सीजीआई बनने के सर लिए जरूरी है, चीफ अभी आप जस्टिस बनने, बोले सुनो मेरी बात, सर, चीफ अभी आप जस्टिस, अरे सुनो मेरी बात, चीफ जस्टिस बनने के लिए कंपलसरी है कि वो सीनियर मोस्ट जज को बनाते हैं चीफ जस्टिस। ऐसे नहीं, जज जज होने के लिए सबसे बूढ़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं। सर जैसे आप बोले कि 30 इयर्स का कोई है, तो सर आप बता रहे 30+1, तो 30 सर ईयर्स 30 नहीं में बेटा, से 30 तो स्ट्रेंथ है। जो अपनी अरे सुप्रीम सर वो कोर्ट है ईयर उसके, नहीं, सर वो 30 तो मतलब जितने लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जज 30 तो है। हाँ 30+1। हाँ तो सर आप ऐसे बोल रहे हो, तो सर उनमें आप बोले कि उनमें से 30 में से सबसे ज्यादा जिसकी एज होती है, तो यानी हाँ, उनमें से सर एक -1 होना चाहिए सर, ना कि +1 होना चाहिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ 30+1। ये 1 को अलग इसीलिए लिखा है मैंने। अरे सर, सर देखो इन 30 अरे बेटा, 30 में से अगर चला गया तो 29 ही हुआ, तो 29+1 लिखना चाहिए था ना। ये एक्चुअल में 31 होते हैं। अब इसमें से एक को बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो इसको 1+30 बोला। सर एक भी बाहर क्यों निकाला है? एक्चुअल में 31 जज होते, पर टोटल मतलब सीजेएफ को, वो सीजेआई को मिला के हाँ, 31 होता है। तो जो जो सीजीआई बन गया ना, जो जज सीजीआई बन गया तो उसकी जगह पे पीछे से एक सीट खाली हो गई, पीछे से सीट खाली हो गई तो नया जज अपॉइंट कर देंगे। सर हमारी क्लास में क्लास की बात। तो मैं बता रहा था आपको, हाई कोर्ट में कम से कम 10 ईयर्स का एडवोकेट का काम किया होना चाहिए, या फिर वो अपने आप में एक मतलब अच्छा खासा लॉ का विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि जिसको लॉ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो, या फिर उसने कोई ऐसी बुक लिखी हो लॉ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो उसको भी ऐसे जो प्रेसिडेंट है वो इसको बना सकते हैं जज। अब देखो, टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, मतलब कि कितने साल तक वो जज रहते हैं और कब उनको रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, एक जज जो है ना, अपॉइंटमेंट होने के बाद जब तक उनकी एज 65 ईयर्स तक होती है तब तक वो जज बने रह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले उनको हटाया तो जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो प्रेसिडेंट भी किसकी रिकमेंडेशन से? पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का मोशन आएगा, इम्पीचमेंट का मोशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा, उसके बाद ही उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, नहीं कि मनमानी से हटा सकते हैं। अपॉइंट कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन हटा नहीं सकते अपने मन से। तो आया समझ में? जो पार्लियामेंट है उसमें sir. से मेजोरिटी से पास किया गया जो इम्पीचमेंट, जो एक तरह से जो बिल होता है, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। और मेजोरिटी कैसी होनी चाहिए? 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी। बहुत टफ होता है ऐसे हटाना, इसीलिए आज तक किसी को भी ऐसे जज को हटाया नहीं गया है, इम्पीच नहीं किया गया अभी तक, कैसे कैसे सर? ऐसे हटाया नहीं गया है, क्योंकि बहुत ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी टफ होती है। यस नेक्स्ट देखो, सैलरी और क्या मिलती है सैलरीज। तो देखो, ये जो जज होते हैं इनको जो सैलरी मिलती है वो अपने जो कंसोलिडेटेड जो फंड है उसमें से मिलती है। कंसोलिडेट जो फंड होता है उसमें से जो सैलरी मिलती है, एक्चुअल में उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। दो तरह के फंड होते हैं अपने इंडिया, ऐसे समझ लो कि इंडिया के पास में दो तरह के अकाउंट है। जैसे आपके पास में एक तो गुल्लक होता है और एक आपका पर्स होता है। ठीक है, तो जो गुल्लक में जो पैसा जाता है वो आप कब निकालते हो? सर जब बड़ा बहुत परसों बरस बाद में उसको फोड़ते हैं, कि जब कोई इम्पोर्टेंट वक्त से स्पेशली साइकिल सर बिल्कुल। जब वो पूरा भर जाता है हम तो तब जब पूरा भर जाता है हाँ, तब जब निकालते हो। पर्स में से तो जैसे पैसे आपने रखे, जरूरत पड़ी आपने निकाल लिए। तो जो कंसोलिडेट, सर सुबह डाले तो शाम को ही चल जाते हैं। हाँ अब सुनो मेरी बात। तो दो तरह के फंड होते हैं इंडिया में। तो एक तो फंड होता है जैसे कंसोलिडेटेड फंड, इसको तो आप मानो कि इंडिया का गुल्लक है, तो इसको इस गुल्लक में से पैसे मिलते हैं।
इस पे किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं, किसी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं, इनको इसमें से पैसे मिलते हैं। एक दूसरा जो फंड होता है उसमें से बाकी जो एक्सपेंसेस जो होते हैं इंडिया में अलग अलग स्कीम के, बाकी जो किसी को सैलरी देनी है वो चीज़ें, वो उस पर्टिकुलर दूसरे फंड से होती है। लेकिन यहाँ पे जो है इनको स्पेशल इस फंड से पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग नहीं होने से मतलब इसके ऊपर कोई बहस भी नहीं होती है, इसीलिए इनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। और सैलरी के साथ साथ इनको बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि इनको रेंट फ्री रेजिडेंस मिलता है, गाड़ी मिलती है, लाइट जो बिजली का बिल है वो नहीं आता, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं इनको, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सर सही बताओ, सर सही बताओ, सर पर्स का तो बताया ही नहीं। बता तो दिया ना। रेंट सर अंजलि को समझ में नहीं आएगा, दोबारा बता दो। हाँ सर अंजलि, मेरे को डाउट तो वो पूछो। गुल्लक नहीं सर, मेरे को तो पर्स वाला वापस बताओ सर, वो गुल्लक वाला समझ नहीं आया, बस गुल्लक देखो, वाला ही आया है वो। हाँ देखो सुनो, दो तरह के आपके पास एक तो गुल्लक होता है, ठीक है, और एक होता है आपके पास में पर्स। ये तो है आपका गुल्लक और ये है आपका पर्स। ठीक है, तो गुल्लक में से पैसे आप कब निकालते हो? जब कोई इंपॉर्टेंस होता है तभी। पर्स में से तो आप डेली कभी भी निकाल लेते हो, डेली निकाल लिया, लेकिन इसमें से भी आपको पहले पैसे डालने पड़ेंगे ना। ऐसे ही इंडिया के पास में दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा जो फंड होता है उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो फंड जो होता है उसमें ऐसे होता है कि अपने जितना पैसा आता जाता है ना उस पर्टिकुलर फंड में आता है, और उसमें से ही जो पार्लियामेंट है वो अलग अलग स्कीम के लिए उसमें से पैसा निकालती है। ठीक है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड जो फंड है ना इसको सेफ रखा जाता है, इसमें से पैसा बहुत कम जगह पे निकलता है। जैसे प्रेसिडेंट को सैलरी देनी है तो इसमें से पैसा निकलता है, ये सुप्रीम कोर्ट को पैसा देना है तो इसमें से निकलता है। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं जहाँ से ये, डॉक्टर, टीचर, आईएएस, इनको कहाँ हाँ से इनको मिलता वो है? दूसरा वाला जो फंड होता है वहां से आता है पैसा। बेटा ना सर यानी ये तो सर, ये तो पर्स की तरह हुआ, यानी सर फिर तो जज बड़ा हुआ सर, आईएएस से भी बड़ा। हाँ जज बहुत बड़े होते हैं, आईएएस से नहीं, इंडिया में सबसे एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट से भी बड़े हैं, प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, इतनी पावर होती है। जज के सामने सभी लोग जो है ना झुक के बात करते हैं। ओके देखो, जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक काम कर सकती है और क्या क्या उसके पास पावर होती है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब कि सबसे पहले, जुरिडिक्शन मतलब कि सबसे पहला काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कि प्रायोरिटी में सबसे पहला काम कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का। द ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सटेंड टू दोज केसेज विच सुप्रीम कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बार में उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से जुरिडिक्शन? सबसे पहले देखो, अगर कोई जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका और किसी स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब इन दोनों में कोई झगड़ा हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट में या फिर कुछ स्टेट्स में, उनके बीच में कोई झगड़ा है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। दो अलग अलग स्टेट में अगर झगड़ा है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखो, ए डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड एन स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, द अबाउ डिस्प्यूट कैन नॉट बी हर्ड और डिसाइडेड बाय अदर कोर्ट्स। इसका मतलब कि ऐसे जो केस हैं वो कोई दूसरा कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह नहीं सुनेंगे, इसको कौन सुनेगा? ओनली सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स शूट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, सच शूट्स कैन बी ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट्स एज वेल। इसका मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर कोई वोलेट करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट के पास में भी आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास में भी डायरेक्ट जा सकते हो। केसेज इन विच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व, मतलब कि अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ लिखी गई है उसको समझने की बात आती है तो भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाएगा, क्या उसका मतलब है, ये सारा चीज़ कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब कि पहला काम। अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि आप पहले कोई दूसरे कोर्ट में गए और फिर उसके फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, इसको बोलते हैं क्या? अपीलेट जुरिडिक्शन। तो अपीलेट जुरिडिक्शन जो है वो लगभग आप देखो तो अपने हाई कोर्ट्स हैं, लगभग 22 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में, तो उनके जो भी जजमेंट होते हैं उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो।
अब अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूशनल केस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तब आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाओगे? ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज द लास्ट वर्ड टू से एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आपने हाई कोर्ट में कोई केस किया, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन आप उसके जजमेंट में ऐसा है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से उस हाई कोर्ट ने समझा है और उसके खिलाफ आपको बात करनी है, तो आप कहाँ पे जाओगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट। कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा गया है और पर्टिकुलर हाई कोर्ट ने ये समझा है, लेकिन ये गलत है, तो इसके खिलाफ कहाँ जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट में। सिविल केसेस, सिविल केसेस जो भी बताए थे, सिविल केस मतलब कि कोई मनी से रिलेटेड कोई केस है, कोई प्रॉपर्टी का कोई केस है, उसको आप अगर हाई कोर्ट में हार गए तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अपील्स इन सिविल मैटर्स लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट इफ सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइज। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसमें दो तरह से सर्टिफाई करती है। दैट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंस क्वेश्चन ऑफ द लॉ इन जनरल इंपॉर्टेंस दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ऐसे नहीं कि आप हर केस में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट जो है कुछ केसेस को ये ऑप्शन खुला रखती है कि आप हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हाई कोर्ट जो है उसका जजमेंट सबसे ऊपर होता है। मतलब कि अगर उसने जजमेंट दे दिया तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप उस पर्टिकुलर केस को नई तरह से स्टार्ट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो वो कौन कौन से केस होंगे? जिसमें कि ये क्वेश्चन आएगा कि लॉ जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अलग तरह से इन्होंने समझा, और उस अलग अलग तरह से समझने की वजह से हमारा केस जो है वो हमारे को एक तरह से उसमें केस हम हार गए। तो इसको बात को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि ये जो लॉ है इसको आप बताओ कि ये क्या लिखा गया। ना कि केस के बारे में सुनते हैं, वो पर्टिकुलर लॉ के बारे में सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हाँ ये लॉ इसको ऐसे बोलता है और जो हाई कोर्ट ने जो बोला है वो सही है कि गलत है। तो कई बार ऐसे कई केस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट के जजमेंट को जो है ना वो एक्चुअली में पलट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब उसके खिलाफ जजमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कई केस है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स। अगर आपने मर्डर कर दिया और आपको हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी या किसी भी तरह की कोई सज़ा दे दी, जेल आपको प्रिजन में डाल दिया, तो उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो विदाउट ए सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड विथ ए सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कि विदाउट मतलब कि हाई कोर्ट ने बोला ही नहीं है कि आप जा सकते हो, फिर भी आप जा सकते हो उसमें। कैसे? एन अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द सेशंस जज हैज acquitted the accused but the high court on an appeal from the government reversed the decisions of acquittal and sentenced the accused to death। इसका मतलब देखो, समझना इसको बात को। सेशन कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है? अरे बताया था अभी आपको। डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है उसको क्या बोलेंगे? यस सर, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट। और किस तरह के मैटर सुनती है ये? सर क्रिमिनल। क्रिमिनल, वेरी गुड। यस। तो सेशन कोर्ट में कोई जजमेंट आया है, आपने कोई मर्डर कर दिया और सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है। सेशन कोर्ट ने बोला कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान ने जो है ना ये इसका मर्डर कर दिया, इसको आप एक काम करो 15 साल की जेल, 15 ईयर्स इम्प्रिजमेंट। सेशन कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ आप गए कहाँ पे? अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहाँ जाओगे आप? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते, आपको पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने आपको रिहा कर दिया। मान के चलो 15 ईयर्स की जो सजा थी, हाई कोर्ट ने बोला कि ये तो कोई काम नहीं, इसने तो कोई कुछ नहीं किया, इसको आप छोड़ दो। तो ऐसे जब जजमेंट जब पलटते हैं, मतलब कि एक के खिलाफ जब दूसरा जजमेंट आता है, इसके खिलाफ उसके ऊपर कौन सी कोर्ट में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो छूट ही गया, तो वापस से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगा? तो छूट गया ना। अरे क्वेश्चन नहीं आया क्या मन में? सर कम कर देना उसकी। रिपीट अगेन। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने बोला कि इसने किसी तरह का कोई मर्डर नहीं किया, इसको छोड़ दो, लेकिन उसके बाद में भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ जब ये छूट ही गया, क्योंकि सर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, क्योंकि सर तो जिन्होंने वो केस दर्ज करवाया सर वो satisfy होना उसके ही उससे पड़ेगा। सर है ना सेटिस्फाई नहीं है सर, इसलिए सर वो सुप्रीम कोर्ट गए। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे
जैसे जिसका इसने मर्डर किया हो उसके फैमिली वाले बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, चलो इसको छोड़ दो, तो क्या छोड़ सकते हैं क्या ऐसे? नो सर, क्यों? क्योंकि सर रिपोर्ट क्योंकि दिस सर जज गवर्नमेंट और सर हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है ऑल आर इक्वल्स इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आई, ये Eye आई of ऑफ law. सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात। जब कभी भी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, क्रिमिनल ऑफेंस, इसीलिए इनको अलग रखा गया है। क्रिमिनल ऑफेंस एक्चुअल में सोसाइटी के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ होता है? सोसाइटी। और इसके इसके बिहाफ पे कौन लड़ता है? सोसाइटी के खिलाफ होता है, मतलब कि समाज के खिलाफ होता है वो केस। तो इसकी जगह पे कौन लड़ता है? गवर्नमेंट। ठीक है। यस अगर सर, किसी ने आपके ऊपर हमला किया, अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया और आप उसमें किसी तरह बच गए, लेकिन हाँ। उसने आपको मारने की कोशिश की, तो ये केस आप उसके ऊपर नहीं करोगे, ये केस गवर्नमेंट उसके खिलाफ केस करेगी कि उसने पर्टिकुलर सर सोसाइटी गवर्नमेंट में। को क्या पता चलेगा आज हमारे साथ ये हुआ है। हाँ सर, सबसे पहले तो एफआईआर आप ही करवाओगे ना, बाद में आप अपनी एफआईआर से मुकर जाओ कि नहीं मेरे को तो नहीं लड़ना केस। तो उसमें गवर्नमेंट जो है उस केस को आगे बढ़ाती है और उस केस के उस हियरिंग के खिलाफ जो सुप्रीम। गवर्नमेंट को क्या, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका पैसा अरे मिलता बता रहा हूँ ना बेटा, गवर्नमेंट का काम क्या है? सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करना। अब गवर्नमेंट में अगर इस तरह के क्रिमिनल अगर लोग अगर घूमते रहेंगे तो प्रॉब्लम किसको आएगी? गवर्नमेंट को आएगी ना। किस वजह है। से? सर जैसे बोल रही है हारमोनी यानी भाईचारा, भाईचारा। शांति। मैं भी तो नहीं नहीं बहन चारा। तो ये समझ में आया। तो इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट sir. के जजमेंट के खिलाफ, अगर जजमेंट ने उस जजमेंट को पलट दिया है तो। नेक्स्ट देखो, हाई कोर्ट हैज विड्रॉन एनी केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हैज कन्विक्टेड द अक्यूज्ड एंड सेंटेंस हिम डेथ। मतलब कि अगर सेशन कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है, वहां से उसको बुला लिया हाई कोर्ट में बिना कोई जजमेंट के, और फिर उसको बता दिया कि आपको जो है ना हम डेथ की एक तरह से सेंटेंस दे रहे हैं, मतलब आपको फांसी की सजा सुना रहे हैं, हाई कोर्ट ने बोला ये, तो भी आप डायरेक्ट किस में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। आप सर्टिफिकेट से कैसे जा सकते हो? एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट खुद ही बोल दे कि हाँ आप जा सकते हो, हम लिख के देते हैं, जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात। तो ऐसे अगर करती है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, तो भी आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये क्या थे? ये थे अपीलेट जुरिडिक्शन। ओके, समझ में आया सुप्रीम कोर्ट के बारे में? किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। नो सर, सर नहीं से डाउट है हाँ सर। आसवी। हाँ सर, जब अपन पहले लॉ हाई कोर्ट से जाता है, मतलब पहले अपन जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन कई केसेस ऐसे आते हैं जैसा आपने बोला कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहो तो। हाँ हाँ, तो सर एक साइड बोल रहे हो कि हाई कोर्ट के अंदर जाना कंपलसरी, और एक साइड बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो आप उसको स्किप करके, तो सर ये जो काम तो ये जो कैसे पॉइंट, चलेगा? हाँ आगे कैसे यही मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो पॉइंट थे ना, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ये पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और ये जो नीचे वाले Yes, पॉइंट sir. है ना, इसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इसमें आप पहले लोअर कोर्ट्स के पास ही जाओगे, उसके बाद जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपीलेट जुरिडिक्शन। यस सर। अंजनी डाउट पूछो। सर अगर मान लो सर आईएएस ने मर्डर कर दिया तो सर आईएएस कुछ आएगा सर? आईएएस ने मर्डर कर दिया, किसी अगर ने- मान लो अरे किसी ना किसी का तो मर्डर किया होगा, तो उसके घर वाले तो होंगे, आसपास में कोई लोग तो होंगे जिसको पता लगेगा कि डेड बॉडी तो मिलेगी पुलिस वालों को। नहीं सर डेड बॉडी भी नहीं है। अरे कोई ना कोई तो शिकायत करेगा। सर कौन बताएगा सर? किसी के सामने हो ही नहीं रहा। नहीं, किसी ना किसी को, अगर कोई किसी को मर्डर करता है तो उसके खिलाफ एक्चुअल में वो केस जो है वो गवर्नमेंट अपने खिलाफ मान के लड़ती है उस केस को, कि इसने पर्टिकुलर इंसान को नहीं मारा, इसने सोसाइटी में क्राइम किया है, और सोसाइटी को सही रखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का।
गवर्नमेंट का। नहीं सर, मेरा डाउट ये नहीं है, सिर्फ डाउट ये है कि अगर मान लो सर उसने किसी का मर्डर कर दिया और वो बोल रहा है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया, तो भी सर अगर ऐसे सामने आ जाता है कि हाँ उसने उसका मर्डर कर ही दिया, तो सर अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है वो IAS पे भी मतलब उसको भी क्या बोलते हैं? आईएएस तो बेटा पालन कुछ भी नहीं लगा, हाँ, आईएएस तो कुछ भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, एक सेशन कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सबसे लोअर जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर उसका जज भी जो है ना यस सर। किसी आईएएस को गिल्टी पाता है तो उस आईएएस को डेथ सेंटेंस दे सकता है, उसको जेल भेज सकता है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो जुडिशरी है ना इसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तभी तो बोलते हैं ना, एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। क्यों बोलते हैं? सर इसीलिए बोलते हैं। because sir we all are equal in the eye of government or the हाँ। government of I, yes sir। ओके, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आप आईएएस बन जाओगे, फिर अगर आप कोई क्राइम करोगे तब भी आप जो है, अंजलि आप क्राइम करोगे ना सर, अंजलि का संख्या नहीं है सर अंजलि चलो देखो। सोच रही है क्राइम करने का। नहीं, अंजनी ये सोच रही है कि अब मैं आईएएस नहीं बन के मैं जज बनूंगी। नहीं सर मैं तो नहीं सोचू सर, मैं सपना चेंज नहीं करती बार बार। सपना चेंज नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको पॉलिटिक्स खूब ज़्यादा पढ़नी है। अभी आप 12th क्लास तक जाओगे, तब तक आपके इंटरेस्ट कई बार चेंज होंगे। अभी तो आप सब चीज़ों को सीखो क्या क्या होता है, ठीक है? सीखो बेटा सीखो। ओके, आज की क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना है, नेक्स्ट क्लास में हम हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे।